Yes. Good morning, student. How are you all? Welcome in the physical education class 11th. First part, discuss with you chapter anatomy and physiology. Topic equilibrium. Types of equilibrium, two types, static and dynamic. Types of equilibrium, two types. First, static equilibrium. Second, dynamic equilibrium. Static equilibrium and dynamic equilibrium. Okay. Static also stable position. Dynamic walking and running with balance. यस, वॉकिंग और रनिंग के दौरान अगर हम बैलेंस बनाते हैं तो आपको क्या है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके। इक्विलिब्रियम टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, और अब बात करेंगे हम सीजी। CG, full form of CG, center of gravity. Center of gravity. Right? What is center of gravity? Balance and stability. Balance and stability depends upon center of gravity. Center of gravity. Right? अब जो आपका बैलेंस एंड स्टेबिलिटी डिपेंड्स किसके ऊपर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। अब ये आपका क्या है? व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? Balance is also known as equilibrium, right? तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है? Balance and stability depends on center of gravity, right? It is the ability to maintain of line of gravity of body within the base and supports of minimal or posterior away. This sense of balance individual is located in our inner ear. Yes, एक लाइन इसके अंदर जहां पर अगर स्टैंडिंग पोजीशन की बात करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन की बात करते हैं तो में सबसे ज्यादा बैलेंस कहां से बनता है? आपका इनर ईयर। कहां से? इनर ईयर। इनर ईयर, इनर ईयर, राइट? जो आपका अंदरूनी ईयर बोलते हैं, इसको अंदरूनी कान बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा क्या बॉडी बैलेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग पोजीशन है तो आपका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपका इनर का है। उसके साथ साथ आपका रोल किसका है? ये आपका इम्पोर्टेंट है पार्ट। अगर सेकंड की बात करते हैं आपका मसल्स, थर्ड बोन, लिगामेंट,
ये आपका बाद में होगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आपका इन एरिया का है, राइट। Stability of an athlete depends on center of gravity. It is the actually in the middle body of around the which of can rotate or fairly of direction where the weight of body of centered. It is the exactly of point of along the midline of body near and navel of point, right? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर जैसे बात करते हैं हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की है मैंने, अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसको बोलते हैं मध्य भार, मध्य भार, राइट। जो बीज का वजन है, जहां पर बैलेंस बनता है, राइट, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। मीन फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर स्टैंडिंग पोजिशन है तो आपकी स्टेबिलिटी कहाँ होगी, नाभि के पास। उसी के अकॉर्डिंग अगर बॉडी को फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं तो आपकी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हो जाती है और बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर आपका जो मध्य भार है उसके ऊपर डिपेंड्स है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर स्टैंडिंग पोजीशन है तो आपकी सेंटर ग्रेविटी नाभि के पास, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम वन लाइन पे खड़े होते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है और बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं रेसलिंग के अंदर, रेसलिंग के अंदर अगर बोथ प्लेयर अगर डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाती है जब फाइट करते हैं तो उसकी क्या है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड के नजदीक आ जाती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, राइट। या फिर हम बात करते हैं एथलेटिक्स के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर, 100 मीटर के अंदर सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। अब जो सिटिंग पोजीशन के अंदर आपकी क्या स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, राइट, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसलिए जो आपकी शॉर्ट रेसेस है, शॉर्ट रेसेस की बात की हमने, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इसके अंदर हम बैटिंग स्टार्ट करते हैं जिसको क्राउड स्टार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउड स्टार्ट। और क्राउड स्टार्ट के अंदर आपका अगर टाइप्स ऑफ स्टार्ट की बात करते हैं, बंद स्टार्ट, BUNCH, बेगिन स्टार्ट एंड एलोंगेटेड स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट, राइट। तो आपके टाइप्स ऑफ स्टार्ट जो सिटिंग पोजीशन के अंदर है, बंद स्टार्ट, बेगिन स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट। उसके अंदर हम बात करते हैं सिटिंग पोजीशन, राइट, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के नजदीक आ जाती है और मैक्सिमम बॉडी का बैलेंस बनता है और मैक्सिमम जो बॉडी की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है और उसी के साथ जो रिएक्शन एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। इसीलिए हम बैठ के स्टार्ट लेते हैं स्टेबिलिटी की बॉडी और रिएक्शन टाइम को कम करने के लिए। तो सिर्फ आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बैलेंस प्रोवाइड करवाती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, सीजीली सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देख लेते हैं बड़े वीडियो के साथ। प्रिंसिपल ऑफ principle of stability and balance, right। कुछ इसके सिद्धांत है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस,
जहां पर स्टेबिलिटी और बैलेंस के क्या सिद्धांत हो सकते हैं। फर्स्ट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट CNT या सेंटर ऑफ ग्रेविटी within base and spokes, base and spoke, right? ORT मीन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अगर वो ग्राउंड के नजदीक आ जाती है, बेस एंड स्पोक्स, बेस है जहां पर, राइट, तो उसके अंदर क्या स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट, राइट, अगर इसी के अकॉर्डिंग इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करेंगे तो आपकी सेंटर में मिलेगी, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आते हैं, राइट, या फिर इसको छोटा कर देते हैं, ये इसके अंदर क्या आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट एंड सेकंड, जो सेकंड नंबर ऑफ सेकंड ऑफ ग्रेविटी है वो उसके अंदर स्टेबिलिटी जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्टेबल ज्यादा रहेगा, स्टेबल पोजीशन, स्टेबल ये भी है, लेकिन इसके कंपैरिजन जो नंबर 1 ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द बेस एंड स्पोक्स, उस बेस के नजदीक है, इसीलिए आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेबल पोजीशन ज्यादा होगा, राइट। सेकंड पॉइंट, within the base and spokes, within the base and spokes, base and spoke, right। हमने फर्स्ट बात की थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एंड स्पोक्स, लेकिन बेस एंड स्पोक्स, राइट, अगर इसी के अंदर कर लेते हैं हम, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर किसी चीज का सहारा लेते हैं हम, सपोर्ट दी जाती है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, मैक्सिमम रहेगी, राइट। हाइट थर्ड, हाइट अकॉर्डिंग टू हाइट या हाइट के अकॉर्डिंग टू दे सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, शॉर्ट हाइट विदिन द शॉर्ट हाइट में क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड, या फिर शॉर्ट हाइट में लॉन्ग हाइट में क्या हुआ, लॉन्ग हाइट या लॉन्ग, तो आपकी मिनिमम स्टेबिलिटी, हाइट के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी कम ज्यादा होती है। इसके अगर कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 बीच कोई भी पोल नहीं, राइट, अगर पोल की पोजीशन बना देते हैं, ठीक है, और उसी के कंपैरिजन ये आपका स्मॉल पोल है, तो हाइट है, अगर ज्यादा हाइट होगी तो आपकी अनस्टेबल होगी, और ये स्टेबल ज्यादा होगी, ये आपकी
अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन, और ये आपकी स्टेबल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, राइट। तो हाइट का इफेक्ट पड़ता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हाइट ज्यादा मिलती है, अगर हाइट ज्यादा मिलती है तो आपकी वो क्या है, अनस्टेबल पोजीशन होगी। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हाइट कम है तो आपकी क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या इंक्रीज होगी। फॉर वेट, वेट यानी इंक्रीजिंग मास, इंक्रीज मास, दोनों से लिख सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वेट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास शॉर्टपुट है, शॉर्टपुट, शॉर्टपुट में जिसको गोला बोलते हैं, राइट। और उसी के कंपैरिजन हमारे पास क्या है, टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस बॉल। तो उसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेट ज्यादा है। टेबल टेनिस बॉल की कंपैरिजन अगर शॉर्टपुट के अंदर वेट ज्यादा है तो इसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबल पोजीशन, पोजीशन, और ये अनस्टेबल पोजीशन। अनस्टेबल नहीं हो सकते वैसे, इसके अंदर स्टेबिलिटी कम होगी, मिनिमम स्टेबिलिटी मीन ये कम फोर्स के साथ अनस्टेबल हो सकती है और इसके अंदर फोर्स की ज्यादा जरूरत होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वेट ज्यादा है तो हमेशा स्टेबल रहता है, और किसी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वेट कम है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होगी, राइट। प्रॉपर कैचिंग टेक्निक, फिफ्थ पॉइंट, प्रॉपर कैचिंग टेक्निक, NIQUE, प्रॉपर कैचिंग टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट के अंदर हम बॉल को कैच करते हैं और जैसे ही बॉल ऊपर से एयर में से अगर हैंड्स के अंदर आती है या फिर हम उसको कैच करते हैं तो हम क्या करते हैं, बॉल को कैच करते हैं तो हैंड्स को नीचे लेके आते हैं। तो जो आपकी प्रॉपर कैचिंग टेक्निक है, अगर आप हैंड्स को अगर ऐसे लेके जाओगे तो आपका जहां पर आपका न्यूट्रल लॉ, थर्ड लॉ लगेगा, थर्ड लॉ, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन जहां पर लगती है वहां पर क्या है, अनस्टेबल हो जाएगी बॉल, वो गिर सकती है। उसी की कंपैरिजन जो आपकी प्रॉपर कैचिंग टेक्निक है, प्रॉपर कैचिंग टेक्निक है, CATCHING, ठीक है, प्रॉपर कैचिंग टेक्निक है, अगर उसको आप फॉलो करते हो तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और एक प्रॉपर कैचिंग टेक्निक के द्वारा ही हम उसके अंदर बैलेंस बना सकते हैं बॉडी का और अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। रोटेट अबाउट एक्सिस, रोटेशन अबाउट एक्सिस, रोटेट अबाउट एक्सिस। अगर एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस प्लेन जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट के मूवमेंट होती है उसके अंदर यूज होते हैं, आपके क्या यूज होते हैं, एक होता है प्लेन, PLANE, प्लेन, सेकंड होता है एक्सिस, राइट, प्लेन एंड एक्सिस। तो 12th क्लास में कंप्लीट करेंगे प्लेन एंड एक्सिस।
लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी उस एक्सिस के ऊपर रोटेट होती है उसके ऊपर बैलेंस मिलता है। जहाँ जितने भी आपके ज्वाइंट्स है, हिप ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, तो उसी के अंदर जितनी मूवमेंट होती है उस एक्सिस के ऊपर डिपेंड आपकी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। या फिर हम बात करते हैं जैसे टाइप्स ऑफ लीवर। टाइप्स ऑफ लीवर के अंदर आपका फर्स्ट क्लास लीवर है, और फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर अगर एक्सिस की बात करें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। राइट, इसको बोलते हैं शीशा, जहां पर बच्चे झूला झूलते हैं। तो ये आपका क्या है, फोर्स, F-O-R-C-E, फोर्स। और ये आपका क्या है, वेट। वेट बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और यह क्या आपका फलक्रम। फलक्रम, जो फलक्रम है ये आपको किसका काम करता है, एक्सिस। किसका काम करता है, ये एक्सिस का काम करता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर ये रोटेट अबाउट एक्सिस, अगर बिल्कुल सेंटर में है तो इसके अंदर बैलेंस ज्यादा होगा। और इसी को अगर चेंज कर देते हैं, इसी एक्सिस को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगी पोजीशन, अनस्टेबल हो जाएगी। ये फोर्स है, ये वेट है, ये फलक्रम है। अगर एक्सिस सेंटर में आ जाती है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, राइट। तो हमारे उस एक्सिस के ऊपर डिपेंड है आपकी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। और साथ में जैसे एंगल ऑफ रिलीज, सेंटर पॉइंट, एंगल के ऊपर डिपेंड आपकी, राइट, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। और फ्रिक्शन बोल सकते हैं, सरफेस, सरफेस के ऊपर डिपेंड है 8 पॉइंट। अगर सरफेस की बात की है, जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है तो इसके अंदर फ्रिक्शन कम है, और फ्रिक्शन कम है तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। उसी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स के अंदर बात करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर एथलेटिक शूज, ये शूज की बात करते हैं। जो एथलेटिक शूज होती है उसके नीचे स्पाइक्स लगी होती है, नेल्स लगी होती है। वो नेल्स क्या है, बॉडी को स्टेबल प्रोवाइड करवाती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, बैलेंस प्रदान करती है, राइट। मीन अकॉर्डिंग टू गेम डिफरेंट प्रकार के शूज यूज किए जाते हैं। जैसे फुटबॉल के सेपरेट शूज मिलेंगे आपको, और जो आपके बैडमिंटन है उसके अंदर नॉन मार्किंग शूज मिलेंगे, और आपका जो एथलेटिक्स के अंदर है वो नेल्स के शूज यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सरफेस, अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन उसको यूज करते हैं, ताकि बॉडी के अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, अपने परफॉर्मेंस को आसानी से इंक्रीज कर सके और उस इंजरी से बचा जा सके। तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पोर्ट्स के अंदर इसका महत्वपूर्ण रोल है। और जो आपका मीन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सीधी इंपॉर्टेंट पार्ट है इन स्पोर्ट्स के अंदर या किसी भी वर्क के अंदर ये कोई भी काम करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 11 के अंदर। आपका बात कर चुके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। अगर रिवाइज की बात करते हैं, यस, व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी, और साथ में स्केलेटल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस, द फर्स्ट लेक्चर डिस्कस विद यू डिफरेंट टॉपिक, एंड लास्ट लेक्चर डिस्कस विद यू व्हाट इज इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक एंड डायनामिक, and principle of stability and balance. Okay, thank you, have a nice day, welcome back.